नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है माफी। आज का दिन 70 वर्षीय वृद्ध राहुल जी के घर में कुछ खास था। बेटी अपने परिवार के साथ मैके आई थी और उसकी मौजूदगी ने घर को एक अलग ही रौनक से भर दिया था। आंगन में हंसी ठहाकों का माहौल था। बच्चे अपनी मासूम हरकतों से सबका मन मोह रहे थे। बहुएं और रिश्तेदार आपस में गपशप कर रहे थे और पुरानी यादों को ताजा करते हुए ठहाकों की गूंज हवा में तैर रही थी। बाहर का ये शोर घर के हर कोने में फैल रहा था, यहाँ तक कि उस छोटे से कमरे तक जहाँ राहुल जी अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर लेटे हुए थे। लेकिन किसी का भी ध्यान वृद्ध राहुल जी की तरफ नहीं था। वह अपनी बीमारी से जूझ रहे थे और सभी अपने हंसी मजाक में लगे थे। राहुल जी, जिनका शरीर अब बुढ़ापे और बीमारी की चपेट में था, उस शोर को सुन रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन बाहर की उस हलचल में खोया हुआ था। वह चाहते थे कि वह भी इस माहौल का हिस्सा बने, बच्चों की खिलखिलाहट में शामिल हों, रिश्तेदारों के साथ पुरानी बातें करें और अपनी पत्नी साक्षी के साथ कुछ हल्के फुल्के पल बिताएं। लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ नहीं देता था। जोड़ों का दर्द, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी ने उन्हें उस पलंग तक सीमित कर दिया था। उनकी आवाज में अब वह ताकत नहीं थी जो कभी उनकी बातों को वजन देती थी। फिर भी मन का एक कोना अभी भी जीवंत था, जो परिवार के साथ होने की तड़प से भरा था। लेकिन यह तड़प केवल शारीरिक कमजोरी तक सीमित नहीं थी। राहुल जी का मन उदास था, एक गहरे पछतावे से भरा हुआ। वह जानते थे कि उनकी पत्नी साक्षी, जो अब भी उनके लिए खाना, दवाइयाँ और पानी समय पर लाती थी, उनके साथ पहले की तरह नहीं थी। साक्षी की देखभाल में कोई कमी नहीं थी, हर चीज समय पर बिना किसी शिकायत के। लेकिन उनकी आंखों में वह पुरानी चमक, वह बेबाक हंसी, वह जीवंत स्वभाव, सब कुछ कहीं खो गया था। वह अब चुपचाप अपने काम करती, बिना ज्यादा बोले, बिना हंसे। राहुल जी को यह खामोशी कचोटती थी। वह जानते थे कि साक्षी बाहर बच्चों को हंसते खिलखिलाते देख रही होगी, शायद होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए, लेकिन उसका दिल अब उस खुशी में शामिल नहीं होता था। राहुल जी का मन उन पुराने दिनों में चला गया, जब साक्षी इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। वह दिन आज भी उनकी आंखों के सामने ताजा था। साक्षी की हंसी, उसकी बेबाक बातें, उसका खुला स्वभाव, सब कुछ ऐसा था जो घर को रोशन कर देता था। राहुल जी को याद था जब उन्होंने एक रिश्तेदार की शादी में साक्षी को पहली बार देखा था। वह एक रंग बिरंगे लहंगे में थे, आंखों में काजल की गहरी लकीर और चेहरे पर एक ऐसी हंसी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। वह रिश्तेदारों के बीच बेझिझक बातें कर रही थीं, हंस रही थीं और उसकी हंसी में एक अजीब सी ताजगी थी। राहुल जी को वह पल याद था जब उनकी नजर साक्षी से टकराई थी और उनके दिल ने कहा था, यही वह लड़की है जो उनके जीवन को रंगों से भर देगी। उसी हंसी ने राहुल जी का दिल जीत लिया था। शादी का प्रस्ताव आया और उन्होंने बिना देर किए हाँ कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही हंसी जो उन्हें इतनी प्यारी लगी थी, एक दिन उनके परिवार के लिए बोझ बन जाएगी। उनकी माँ सुमित्रा देवी को साक्षी का यह हंसमुख स्वभाव कभी नहीं भाया। सुमित्रा देवी एक परंपरागत सोच वाली महिला थी। उनके लिए बहू का मतलब था संयम, आज्ञाकारिता और गंभीरता। साक्षी का खुलकर हंसना, रिश्तेदारों से बेपरवाह बात करना और उसका बिंदास अंदाज उन्हें अस्वीकार था। यह क्या तरीका है, बहू होकर इतना हंसना बोलना शोभा देता है? सुमित्रा देवी अक्सर ताने मारती और राहुल जी, जो अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे, उनकी खुशी के लिए साक्षी को डांट देते। साक्षी बेचारी क्या करती, वह तो वैसी ही थी, हंसमुख जीवंत। डांट के बाद वह कुछ देर के लिए चुप हो जाती, लेकिन उसका स्वभाव उसे वापस अपनी राह पर ले आता। वह फिर से हंसने लगती, बातें करने लगती। राहुल जी मन ही मन उसकी इस जिंदा दिली पर मुस्कुराते,
लेकिन कभी खुलकर उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने कभी सुमित्रा देवी से यह नहीं कहा कि साक्षी का स्वभाव ही उसकी खूबसूरती है। उन्होंने कभी साक्षी को यह नहीं बताया कि वह उसकी हंसी को कितना पसंद करते हैं। धीरे धीरे समय बीता। राहुल और साक्षी के एक फूल सी प्यारी सी बच्ची भी हो गई, जिसका उन्होंने नाम आराध्या रखा। लेकिन समय के साथ राहुल का प्यार साक्षी जी के लिए कम होता गया। एक दिन शहर की हल्की गुलाबी सुबह थी। खिड़की से आती धूप साक्षी की मुस्कान को छूती हुई रसोई तक पहुंचती थी। वह हमेशा की तरह जल्दी उठकर घर के कामों में लग गई थी। अपनी फूल सी बेटी आराध्या का टिफिन तैयार करना, राहुल के कपड़े प्रेस करना, सासू माँ की दवाइयाँ देना और फिर चाय बनाना। साक्षी की दिनचर्या घड़ी की सुइयों जैसी थी, बिल्कुल तय, बिना किसी शिकायत के। सास सुमित्रा देवी ने ड्राइंग रूम में बैठते हुए आवाज दी, बहू मेरी चाय में अदरक कम थी आज, और बिस्किट भी नहीं दिए। साक्षी मुस्कुराते हुए आई और बोली, माँ जी अभी देती हूँ, थोड़ी जल्दी में थी, आराध्या का टिफिन बनाना था। सुमित्रा देवी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हर बात की सफाई मत दो, बहुएं बहू बनकर रहें तो घर ठीक रहता है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। राहुल तब तक तैयार होकर ऑफिस जाने की जल्दी में था। आते ही चिल्लाया, साक्षी मेरी घड़ी कहाँ है, और ये शर्ट अब तक प्रेस क्यों नहीं की? हर चीज में लेट, हर बात में बहाना। साक्षी ने झटपट घड़ी और शर्ट निकाली और कहा, राहुल सब तैयार है, बस तुम्हारा बैग पैक कर रही थी। राहुल कुछ बड़बड़ाते हुए निकल गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज उसकी दुनिया की शांति को एक फोन कॉल हिला देने वाला था। शाम के करीब 5 बजे थे। साक्षी अपनी बेटी आराध्या के साथ होमवर्क कर रही थी। तभी लैंडलाइन की घंटी बजी। सुमित्रा देवी ने उठाया। हाँ कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, नमस्ते, मैं भावना बोल रही हूँ। क्या ये राहुल जी का घर है? सुमित्रा देवी थोड़ी सतर्क हो गई। हाँ बोलिए, आप कौन? मैं राहुल की पुरानी दोस्त हूँ, जरूरी बात करनी है। सुमित्रा देवी के चेहरे पर शिकन फैल गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अभी राहुल घर पर नहीं है, लेकिन बहू है, उसे बुलाना है तो बता दो। जी नहीं, उनसे ही बात करनी है, प्लीज कहिए कि भावना का कॉल आया था। फोन रखने के बाद सुमित्रा देवी कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहीं। चेहरे पर गुस्से और संदेह की झलक थी। उन्होंने साक्षी की ओर देखा और धीरे से पूछा, कौन है ये भावना? तो जानती है? साक्षी ने आश्चर्य से हिलाया, नहीं माँ जी, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। सुमित्रा देवी ने ठंडी सांस छोड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में कोई तूफान उठ चुका था। राहुल रात को करीब 9 बजे लौटा। खाने की टेबल पर सब बैठे थे। खाना परोसते ही साक्षी ने हल्के से कहा, आज एक महिला का फोन आया था, नाम था भावना, कह रही थी कि राहुल से बात करनी है। राहुल का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया, लेकिन फिर वह सामान्य होते हुए बोला, ओह भावना, पुरानी कलीग है, शायद कुछ ऑफिस का काम रहा होगा। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में पहली बार राहुल के जवाब को लेकर संदेह पैदा हुआ। सुमित्रा देवी ने उसी समय कहा, बहू तू तो कह रही थी तुझे भावना के बारे में कुछ पता नहीं, अब देख तेरे सामने बेटा बोल रहा है उसकी पुरानी कलीग है, ज्यादा मासूम मत बन। साक्षी ने सिर झुका लिया, लेकिन मन के भीतर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। अगले दिन दोपहर में साक्षी अकेली थी, तभी राहुल का मोबाइल बजा। उस समय वह बाथरूम में था और फोन ड्राइंग रूम में। कॉलर आईडी का नाम था भावना। साक्षी की उंगलियां कांप गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चाहकर भी फोन नहीं उठा पाई, लेकिन जब राहुल बाहर आया उसने धीरे से कहा, तुम्हारा फोन बजा था। राहुल ने एक झलक में नाम देखा और तुरंत फोन जेब में रख लिया। कौन था? साक्षी ने संयत स्वर में बोला। कुछ नहीं, स्पैम कॉल था। राहुल का जवाब ताल मटोल भरा था। उस रात साक्षी ने तकिए में मुंह छिपाकर रो लिया, पर उसकी चुप्पी अब सवाल बनने लगी थी। अगली सुबह कुछ बातों पर घर में तनातनी हो गई। साक्षी ने राहुल से पूछा, अगर भावना सिर्फ कलीग है
तो उसके नाम के आगे हार्ट क्यों है? बस इतना सुनना था कि राहुल ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। साक्षी दीवार से टकराकर गिर पड़ी। सुमित्रा देवी दौड़ती आई और बजाय बहू को उठाने के चिल्लाई, हरामजादी, अब तू मेरे बेटे की जासूसी करने लगी है। पहले ही इस घर में घुस आई और अब सवाल करेगी, बहू है या नागिन? साक्षी कांपती आवाज में बोली, माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ सच जानना चाहा। सुमित्रा देवी ने पास की चप्पल उठाकर हवा में घुमाई। तेरी जैसी बहुएं ही घर तोड़ती है। मायके में क्या सिखाया तुझे? ऐसे मुंह लगती है सास से। जा जाकर अपने बाप से कह कि आए और तुझे ले जाए यहाँ से। साक्षी की आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे। वो बस ठंडी सांस के साथ अपने कानों में पड़ी गालियों की चोट को सह रही थी। राहुल ने भी माँ का साथ देते हुए कहा, अगर तुझे यहाँ रहना है तो मुंह बंद रख, वरना अपने बाप को बुला और निकल जा। सुमित्रा देवी ने जोर दिया, तेरे बाप ने तो वैसे ही झोली फैलाकर शादी की थी। हम ही बेवकूफ थे जो तेरे जैसे घर से रिश्ता छोड़ा। साक्षी फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रही। शब्दों ने उसके आत्मसम्मान को रोन डाला था। जब वह रोती हुई मंदिर के पास बैठी थी, आराध्या उसके पास आई। छोटी मासूम हथेलियों से माँ के आंसू पोंछती हुई बोली, मम्मा, आप दर्द में हो? साक्षी ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, मम्मा ठीक है। पर अब साक्षी जानती थी वह और नहीं सह सकती। उसने धीरे से खुद से कहा, अब नहीं, अब मुझे आवाज बननी होगी। साक्षी की आंखें दीवार पर टंगी उस पुरानी फैमिली फोटो पर टिक गई, जिसमें उसके बचपन का मुस्कुराता चेहरा अपने माता पिता के साथ खड़ा था। एक तस्वीर जिसमें उसका मासूम चेहरा उसके पिता की गोदी में था और माँ की आंखों में भविष्य के लिए हजारों सपने। आज वही तस्वीर उसकी आंखों से उतरकर हकीकत की कठोर जमीन पर आ खड़ी हुई थी, जहाँ रिश्ते सिर्फ भावना से नहीं, जमीन और कागजों की भाषा में तौले जा रहे थे। 4 साल पहले जब साक्षी की शादी राहुल से हुई थी, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने और अपने मैके के लिए ससुराल में ऐसे शब्द सुनने पड़ेंगे। वो घर जिसमें सुमित्रा देवी का शासन चलता था, जहाँ उनका हर निर्णय अंतिम समझा जाता था, वहाँ साक्षी ने हमेशा खुद को ढालने की कोशिश की। उसकी 3 साल की बेटी आराध्या उसके जीवन की सबसे बड़ी वजह थी। वही उसकी मुस्कान की वजह थी, वही उसकी सहनशीलता की सीमा। सुमित्रा देवी और राहुल दोनों शुरू से ही बहुत लालची थे, लेकिन बहुत चालाक और स्वार्थी थे। अगली सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। मोहल्ले की गलियों में दूध पालों की साइकिलें खड़क रही थीं। मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। कहीं किसी घर में रोटी पर घी लग रहा था, तो किसी घर में स्कूल बैग में किताबें। लेकिन चौधरी निवास के भीतर कुछ और ही पक रहा था। चाय नहीं, नाश्ता नहीं, वहां पक रहा था अपमान, ताने और चुप्पी की भाप। साक्षी इस घर की बहू उस चाय के प्याले की तरह थी जो अंदर से खौल रहा था, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा था। सुबह के 6:30 बजे थे। साक्षी अपने सूजे हुए पैरों पर खड़ी थी। कल रात फिर से देर तक रसोई समेटी थी। बेटी आराध्या को सुलाया था और खुद अधमरी होकर गिरी थी। अभी गैस पर चाय चढ़ी ही थी कि सुमित्रा देवी, उसकी सास, कमरे से निकलते ही दहाड़ी, तो अब रानी बन गई है क्या? अभी तक चाय नहीं बनी। कितनी बार कहा कि 6 बजे तक सब तैयार हो जाना चाहिए। बहू है या नास के भूत की छाया? साक्षी का गला सूख गया, फिर भी मुस्कुराहट खींचते हुए बोली, बस 2 मिनट मम्मी जी, अभी दे रही हो? सुमित्रा देवी ने बहुएं सिकोड़ लीं। हमारे जमाने में बहुएं 5 बजे से पहले उठती थीं। एक तू है, ना आंखें भर आई ना शर्म। चाय ट्रे में रखी, पर सुमित्रा देवी ने वही पुरानी आदत में थाली को खिसकाकर कहा, चीनी कम है और चाय जल सी गई है। तेरा मन भी अब सड़ने लगा है बहू। साक्षी ने नजरें नीचे रखी, जवाब नहीं दिया, पर मन में चुपचाप दरारें पड़ने लगी थीं। तभी राहुल, साक्षी का पति, कमरे से बाहर निकला। आंखों में नींद, माथे पर झुंझलाहट और आवाज में खींच। क्या रोज रोज का यही ड्रामा रहेगा? चाय तक टाइम पर नहीं बनते। शादी हुई है, होटल नहीं खुला तेरा।
साक्षी ने धीरे से कहा, मैंने जल्दी उठने की कोशिश की राहुल, पर आराध्या को रात में बुखार था। राहुल ने गुस्से से ट्रे को उठाकर जमीन पर पटक दिया। तो हर बात में बहाना ढूंढती है, बहू बनकर रहे, औरत बनने की जरूरत नहीं। कांच के कप फर्श पर चकनाचूर हो गए। उसके साथ साक्षी की आंखों की नमी भी जमीन पर बिखर गई। साक्षी झुकी और टूटे कप समेटने लगी। एक टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया। खून बहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सुमित्रा देवी ने खीखी कर हंसते हुए कहा, अब रोने धोने की एक्टिंग शुरू। थोड़ा सा खून देख के नाटक कर रही है कि हमें बुरा लग जाए। नालायक कहीं की। उसने हाथ दबाकर कपड़े से खून पोंछा, पर जो खून आत्मा से बह रहा था वह किसी कपड़े से नहीं थमता। नाश्ते के बाद सुमित्रा देवी रसोई में अकेली पकड़ी। सुन बहू, ज्यादा उछलने लगी है तो, और सुन, तेरे मैके वालों को तो मैं कभी नहीं भूली। वो तेरी माँ, उस चली कटी औरत को मैं देख लूंगी एक दिन। अपने को बड़का समझते थे। साक्षी ने धीरे से कहा, मम्मी जी प्लीज, माँ को कुछ मत कहिए। सुमित्रा देवी ने झट से उसका हाथ पकड़ा। तेरी माँ भी कामचोर है और तू उसी के खून की औलाद। हमारे कुल में आग लगा दी तूने। किस मुंह से माँ कहती है उसे? साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकरा गया, पर बोली कुछ नहीं। उस रात जब राहुल कमरे में आया, उसने देखा साक्षी किताब पढ़ रही थी। बेटी सो चुकी थी। तेरे पास टाइम बहुत होता है किताबों का? राहुल ने पूछा। साक्षी ने कहा, मैं जरा मन बहलाने के लिए पढ़ रही थी। राहुल ने एक झटके में किताब छीनी और जोर से फेंकी। मन बहलाने के लिए तुझे रखा है क्या? औरतों को किताबें नहीं, चौका चूल्हा शोभा देता है। साक्षी चुप रही। राहुल और भड़का, तेरी ये खामोशी अब मर्द को खलती है। जवाब देती है आजकल तू। साक्षी ने आंखों में आंसू लिए कहा, जवाब नहीं राहुल, सिर्फ खुद से सवाल करती हो, क्या मैं वाकई इतनी खराब हूँ? राहुल ने तड़ाक से उसके गाल पर थप्पड़ चढ़ दिया। साक्षी का सिर एक तरफ झुक गया। कमरे में सन्नाटा था। बेटी गहरी नींद में थी और एक माँ की चीख अंदर ही अंदर मर गई। अगले दिन सुबह मंदिर के कोने में बैठी थी साक्षी, आंखें बंद, हाथ में चोट का निशान और गाल पर सूजन। उसकी 3 साल की बेटी आराध्या आई और बोली, मम्मा, हाथ के गाल पर क्या हुआ? साक्षी ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मच्छर ने काट लिया। आराध्या बोली, तो मैं उसे डांटूं क्या? साक्षी मुस्कुरा दी, नहीं बेटा, तू बस मम्मा को गले लगा ले। उस मासूम आलिंगन में उसे लगा जैसे टूटे हुए विश्वासों को कोई जोड़ रहा है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, अब बहुत हुआ, अब चुप नहीं रहना। रात को राहुल कमरे में आया। साक्षी चुप थी। उसने पूछा, अब चुप क्यों रहती है? डरती है क्या? साक्षी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बोली, डरती थी, अब खुद से डरने लगी थी। राहुल चौंका। साक्षी ने जोड़ा, अगर चुप रहना ही संस्कार है तो गूंगी बन जाना चाहिए था मुझे, लेकिन अब मैं इंसान बनना चाहती हूँ। राहुल कुछ बोल नहीं सका। उसकी निगाहें झुकी रहीं। अगली सुबह सुमित्रा देवी पड़ोसन सुनीता ताई से कह रही थी, आजकल की बहुएं बेटी कहलाने लगी हैं, लेकिन जुबान काटने लगी है। हमसे तो डरती भी नहीं अब। साक्षी वहीं खड़ी थी। उसने पहली बार सामने बोला, मम्मी जी, समाज तभी बचेगा जब बहुएं डर के नहीं, इज्जत के साथ जिएंगी। बहू होना गुनाह नहीं, लेकिन बहू से गुलाम बनना पाप है। चारों ओर सन्नाटा। सुनीता ताई की आंखों में इज्जत थी, सुमित्रा देवी की आंखों में हैरानी। उस दिन साक्षी की आत्मा से पहली बार आवाज निकली थी। वो चीख नहीं थी, लेकिन वो चुप्पी भी नहीं थी। अब वह हर रात खुद से कहती, अब मैं किसी की बहू नहीं, मैं खुद की बेटी की माँ बनूंगी और अपनी बेटी को ऐसा समाज दूंगी जहाँ गालियां नहीं, गरिमा हो। उसने आवाज की तलाश शुरू कर दी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने साक्षी के उस हंसमुख स्वभाव को हमेशा के लिए दबा दिया। वह दिन था उसके छोटे देवर की सगाई का। घर में मेहमानों का तांता लगा था।
राहुल जी की बड़ी बहन दीना भी अपने पति और 7 साल के बेटे के साथ आई थी। सगाई का समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ था। घर सजा हुआ था, फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी लाइटें और मिठाइयों की खुशबू। साक्षी और रीना ने मिलकर सारा सामान, उपहार, गहने और अन्य चीजें सुमित्रा देवी के कमरे में व्यवस्थित कर दिया था। साक्षी के मैके वाले भी आए थे, लेकिन समारोह खत्म होते ही वे अपने घर लौट गए। शाम ढल रही थी। बाहर आंगन में रिश्तेदार बैठे गपशप कर रहे थे। राहुल जी भी उनके साथ थे, हंसी मजाक में शामिल। साक्षी रसोई में थी, बाकी बचे काम निपटा रही थी। तभी अचानक सुमित्रा देवी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन बैरी मेरे पीछे पड़ा है? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आंगन में बैठे सभी लोग चौंक गए। राहुल जी समेत सभी दौड़कर सुमित्रा देवी के कमरे में पहुंचे। सुमित्रा देवी अपने पुराने लकड़ी के बक्से के पास खड़ी थी, छाती पीट पीट कर रो रही थीं। उनका चेहरा लाल था, आंखों में आंसू और आवाज में दर्द। अम्मा, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो? राहुल ने घबराते हुए पूछा। सुमित्रा देवी ने रोते रोते कहा, जानकी के ससुराल से आए गहने कहाँ हैं? कहीं नहीं मिल रहे, जरूर चोरी हो गए। हे भगवान, मैं उनके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी? उनके शब्दों में घर में सन्नाटा ला दिया। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मामा जी, जो सुमित्रा देवी के बड़े भाई थे, ने समझाने की कोशिश की। अरे शांति से देखो, कहीं सामान में ही होंगे। सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, मैंने सारा सामान ऊपर नीचे कर दिया, गहने कहीं नहीं है, चोरी हुए होंगे। मामा जी ने फिर कहा, शायद अलमारी में रख दिए हो, जरा देखो। सुमित्रा देवी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं रखा, सारा सामान तो रीना और साक्षी ने रखा था। मामा जी ने कहा, तो उनसे पूछो, शायद उन्होंने अलमारी में रख दिया हो। सुमित्रा देवी ने आशा भरी नजरों से साक्षी की ओर देखा। साक्षी, जो अभी तक चुप थी, ने तुरंत कहा, मम्मी जी, मुझे क्यों देख रही हो? मैंने गहने नहीं लिए। रीना दीदी से पूछो, उन्हीं ने कहीं रखे होंगे। यह सुनते ही रीना ने रोना धोना शुरू कर दिया। मैके में मुझ पर चोरी का इल्जाम। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो क्या कोई मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत करता? उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में गुस्सा। साक्षी हैरान रह गई। गहनों की थाली तो रीना दीदी ही लाई थी और उन्हीं ने उसे सुमित्रा देवी के कमरे में रखा था। साक्षी ने कहा, जीजी, ऐसा क्यों बोल रही हो? गहने तो आप ही लाई थी। बस फिर क्या था? सुमित्रा देवी साक्षी पर बरस पड़ी। खबरदार, मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया तो तूने ही गहने चुराए होंगे। तू बाहर से आई है, जरूर तूने अपने मैके वालों को दे दिए, तभी वे इतनी जल्दी चले गए। साक्षी का गुस्सा भड़क उठा। मम्मी जी, मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। सुमित्रा देवी और रीना दोनों साक्षी पर टूट पड़ी। साक्षी भी चुप नहीं रही। चोरी का इल्जाम कोई छोटी बात नहीं थी। वह भी जवाब दे रही थी। मामा जी ने बीच बचाव की कोशिश की। अरे शांत हो जाओ, मिलकर देखते हैं। लेकिन सुमित्रा देवी और रीना चुप होने को तैयार नहीं थीं। सुमित्रा देवी चिल्लाई, सच बता, गहने कहाँ हैं? नहीं तो तेरे माँ बाप से जाकर गहने लेंगे और उनकी इज्जत उतारेंगे। साक्षी ने तेज आवाज में कहा, मेरे माता पिता इज्जतदार लोग हैं, चोर नहीं जो आपके घर से सामान चुराएंगे। तभी राहुल जी, जो अब तक चुप थे, साक्षी पर बिगड़ पड़े। साक्षी, मेरी माँ से इस तरह बात मत करो। बहू हो, अपनी आवाज नीचे रखो। अगर गहने लिए हैं तो दे दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। राहुल जी का यह जवाब साक्षी के लिए बिजली गिरने जैसा था। जिस पति को उसने अपना सहारा माना था, वह भी उसी पर इल्जाम लगा रहा था। साक्षी अकेली खड़ी थी उस घर में जिसे उसने अपना माना था। उसने रीना की ओर देखा, जो होंठों पर हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी थी, जैसे उसकी जीत हो गई हो। तभी रीना का 7 साल का बेटा, जो अब तक खेल रहा था, एक छोटी सी कपड़े की पोटली लेकर आया। वह मासूमियत से बोला, मम्मी, ये आपका सामान नहीं है, किसी ने गलती से रख लिया।
मामा जी ने पोटली ली और उसे खोला। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसमें वही गहने थे जो सुमित्रा देवी के ससुराल से आए थे। सबने रीना की ओर देखा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह घबराई हुई थी, लेकिन बिना कुछ कहे बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिश्तेदार खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ ने मुंह पर हाथ रखकर बातें शुरू कर दी। सुमित्रा देवी ने फौरन रीना का बचाव किया। अरे वह भूल गई होगी, इसमें क्या बात करने की। और साक्षी, तूने सबके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, माफी मांग। साक्षी की आंखें भर आईं। उसने राहुल जी की ओर देखा, उम्मीद में कि शायद वह उसका साथ दें, लेकिन राहुल जी सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सुमित्रा देवी ने कहा, मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगी जब तक तू माफी नहीं मांगती। राहुल ने माँ को समझाने की कोशिश की। अम्मा, जो हुआ उसे छोड़ो, पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन सुमित्रा देवी अड़ी रही। नहीं, इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, माफी मांगनी ही पड़ेगी। साक्षी ने कहा, रीना दीदी ने गलती की, मेरे माता पिता को ताने सुनाए और माफी मैं मांगू। राहुल ने साक्षी से कहा, माफी मांग लो, माँ की तबीयत खराब हो जाएगी। साक्षी ने जवाब दिया, चोरी रीना दीदी ने की, इल्जाम मुझ पर और माफी मैं मांगू। राहुल ने गुस्से में कहा, समझो साक्षी, पत्नी तो और भी मिल जाएंगी, माँ नहीं मिलेगी। यह सुनकर साक्षी का दिल टूट गया। पत्नी की क्या कीमत थी इस घर में। वह रो पड़ी, लेकिन अपने माता पिता को दुख ना पहुँचे इसलिए उसने मामा जी और बुआ जी के सामने सुमित्रा देवी के पैर छूकर माफी मांग ली। सुमित्रा देवी का झूठा स्वाभिमान संतुष्ट हो गया, लेकिन साक्षी का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। उस दिन के बाद साक्षी बदल गई। उसकी हंसी, उसका बेबाक स्वभाव सब गायब हो गया। वह अब हाँ और हूँ में जवाब देती, अपने काम में डूबी रहती, ना किसी से ज्यादा बोलना, ना हंसना, बस चुपचाप काम करना और एक कोने में बैठ जाना। एक दिन शाम के 5 बजे थे। साक्षी रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। उसकी 3 साल की बेटी आराध्या उसके पल्लू से खेल रही थी। रसोई की खिड़की से आती हल्की सी ठंडी हवा में चाय की खुशबू और जीवन की जिम्मेदारियां खुली हुई थीं। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर पापा लिखा था। चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, उस मुस्कान के नीचे कुछ भारी सा उतरने लगा। हेलो बेटा, पापा कैसे हैं आप? दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी, फिर आवाज आई, जो आज कुछ अलग थी, झुकी हुई, थकी हुई। बेटा, हम ठीक नहीं हैं, बात थोड़ी जरूरी है। साक्षी एकदम सन्न हो गई। पापा की आवाज में ऐसा सूनापन उसने कभी नहीं सुना था। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? बेटा, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। मयंक और मैं जिस साझेदार के साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो आदमी हमें धोखा देकर पैसा लेकर भाग गया है। अब हमारे पास ना पूंजी बची है, ना कोई रास्ता। पापा, आप इतनी बड़ी बात इतने शांत होकर कह रहे हैं। आपने पुलिस में शिकायत की? मम्मी को बताया? सब कर चुके हैं साक्षी, लेकिन वो आदमी देश छोड़ चुका है। पुलिस हाथ बांधे बैठी है। अब कर्जदार हर रोज दरवाजा खटखटा रहे हैं। उधारी, गारंटी, चेक बाउंस, सब कुछ सिर पर है। ओह भगवान! साक्षी के हाथ से चाय की ट्रे फिसलते फिसलते बची। आराध्या डरकर पीछे हट गई। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, अब क्या होगा पापा, आप बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? पल भर की चुप्पी के बाद जो शब्द आए, उन्होंने उसके दिल की दीवारों को झकझोर दिया। बेटा, जब तू 5 साल की थी ना, तब मैंने तेरे नाम से एक प्लॉट खरीदा था। मेरा सपना था कि जब तू बड़ी हो, शादी हो जाए, तो तुझे कुछ देने लायक रहूं। अब वो प्लॉट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। बेचने के लिए तेरे सिग्नेचर जरूरी होंगे। साक्षी कुछ पल तक बोल नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने अपने पापा का चेहरा घूम गया। वही मेहनती, सच्चे और खुददार इंसान जो कभी किसी से उधार लेने को भी पाप समझते थे, आज जमीन बेचने की बात कर रहे थे, वो भी बेटी से पूछकर। साक्षी को वो दिन याद आया जब वो स्कूल से लौटकर पापा की गोद में बैठती थी
और वो कहा करते थे, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा बिटिया, तुझे कभी किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा। वो छोटी सी साक्षी नहीं जानती थी कि पापा उस वक्त हर रोज कितनी बचत कर रहे थे, अपने शौक छोड़ रहे थे सिर्फ इसलिए कि बेटी का भविष्य सुरक्षित हो। आज उन्हीं की मेहनत, उन्हीं का सपना, उनकी उम्मीद बनकर उनके सामने खड़ी थी। ठीक है पापा, मैं आ जाती हूँ, आपको जितनी जरूरत हो, जितनी जल्दी चाहिए, मैं सब करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। हरिओम जी के गले से आवाज ही नहीं निकली, बस एक भारी सा शुक्रिया बेटा कहकर फोन काट दिया। साक्षी के चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें देखकर राहुल ने पूछा, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? साक्षी ने पूरी बात सादगी से बता दी, मगर जवाब की जगह राहुल के चेहरे पर जो भाव उभरे वो असंवेदनशीलता से भरे थे। क्या तुम्हारे नाम जमीन है और अब तुम उसे मैके वालों को देने जा रही हो? साक्षी को एक झटका सा लगा। राहुल, वो जमीन पापा ने मेरे नाम सिर्फ कागजी तौर पर की थी, असल में वो उनके पैसे की थी, उनकी मेहनत थी, उनका हक बनता है। लेकिन अब जब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी जमीन का हक इस घर का है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा को हमारी जरूरतों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए? आप ये क्या कह रहे हैं? वहाँ लोग कर्ज के बोझ में दबे हैं और यहाँ हम आराम से बैठे हैं। क्या जमीर नहीं चुपता? तभी पीछे से सुमित्रा देवी की तेज आवाज आई। क्यों बहस कर रही हो साक्षी? हमारे ही पैसे मैके वालों को दान में दे दोगी क्या? जब वो जमीन तुम्हारे नाम पर है तो तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर के लिए पहले बनती है। माँ जी, उस जमीन से हम अभी कोई सपना नहीं देख रहे थे, लेकिन वहाँ कोई अपने घर की इज्जत बचाने के लिए उस जमीन को अंतिम उम्मीद मान रहा है। क्या ये फर्क आप नहीं समझ सकती? वो बोलने लगी है, अब तो बहू हो, बहू बनकर रहो। मैके वालों की गुलामी करना है तो यहाँ से जाओ उनके पास, हमें बहू चाहिए, बोझ नहीं। उस रात साक्षी आराध्या को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई। ना बेटी को समझ पाई, ना वो खुद। एक तरफ पिता थे जो चुपचाप सब सहते हुए भी कभी बोझ नहीं बने, दूसरी तरफ पति और सास जिनके लिए जमीन का मतलब सिर्फ पैसा था, भावना नहीं। उसने तय कर लिया, अगली सुबह वो मैके जाएगी, ना सिर्फ कागजों पर साइन करने के लिए, बल्कि ये तय करने के लिए कि वो खुद किसकी बेटी है, जो सिर्फ जन्म से नहीं भावना से जुड़ा है, या वो बहू जिसे संपत्ति से तौला जा रहा है। साक्षी का दिल इन दिनों दो पाटों के बीच पिसता जा रहा था। एक पाट मैके का था जहाँ पिता की बेबसी, माँ की उदासी और छोटे भाई मयंक की खामोशी थे। दूसरा पार्ट था उसका ससुराल, जिसमें रिश्ते तो थे पर भावना नहीं, घर था लेकिन अपनापन नहीं। हरिओम जी की जमीन की बेचने की बात अब पूरे ससुराल में फैल चुकी थी और यही बात एक और मोड़ लेने वाली थी। उसकी नहीं, अब हमारी संपत्ति है। साक्षी रसोई में खड़ी सबके लिए चाय बना रही थी, तभी सास सुमित्रा देवी की तीखी आवाज गूंजी, बहू जरा इधर तो आओ। साक्षी हाथ पोंछते हुए बैठक में पहुंची, जहां सुमित्रा देवी के साथ राहुल और देवर विक्रम बैठे थे। माहौल कुछ अलग था, एक गहरी चुप्पी और अस्वाभाविक गंभीरता। हमें तो बहुत बाद में पता चला कि तुम्हारे नाम पर एक जमीन है, बहू होकर भी ये बात छुपाई, ये विश्वासघात है। साक्षी चौकी पर संयमित रही। मम्मी जी, मैंने कभी नहीं छुपाया, दरअसल मैं खुद भी भूल चुकी थी उस प्लाट को, जब तक पापा ने बात नहीं की। तो अब बताओ, प्लाट के पेपर्स कहाँ हैं? जाकर मैके से ले आओ। अब तुम हमारे घर की बहू हो, वो जमीन अब तुम्हारी है और तुम्हारी चीज का हक इस घर का है। साक्षी जैसे कुछ पल तक कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उनकी बातों का अर्थ अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। वो जमीन अब संपत्ति बन चुकी है और सास पति की नजरों में नया अधिकार। वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। साक्षी ने जब राहुल की ओर देखा तो उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं बल्कि घृणा थी। भावनाओं की जगह अब स्वार्थ का झरोका खुल गया था। देखो साक्षी, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे मैके से बात करने के लिए, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि अब तुम इस घर का हिस्सा हो
अगर जमीन तुम्हारे नाम है तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, फिर चाहे खरीदारी किसी ने की हो। तो आप चाहते हैं कि मैं पापा की मेहनत को इस घर के लालच के लिए दे दूं? लालच मत कहो साक्षी, ये अधिकार है। उसकी आवाज रूखी थी, मानो रिश्ते कोई लीगल डॉक्यूमेंट बन चुके हों। कोई भाव नहीं, बस तर्क थे, सादे। तभी बीच में विक्रम ने ताना मारते हुए कहा, वैसे भाभी, अब तो आराध्या के स्कूल की फीस भी बढ़ गई है और उसका आगे का फ्यूचर भी तो देखना है। अगर वो जमीन बिक जाए तो थोड़ा हल्का हो जाएगा घर का बोझ। यह बात सीधी उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। बोझ? क्या वो अब बोझ हो चुकी थी? वही साक्षी जिसने सबके खाने पीने, सास की दवाइयों और हर रिश्ते की सेवा में खुद को न्यौछावर कर दिया, आज एक जमीन के नाम पर संपत्ति की कोठरी में बंद कर दी गई थी। साक्षी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन आवाज मजबूत। मम्मी जी, राहुल, मैं जानती हूँ जमीन मेरे नाम है, लेकिन ये नाम सिर्फ कागज पर लिखा है, दिल पर नहीं। उस जमीन की हर ईंट, हर टुकड़ा मेरे पापा की मेहनत का नतीजा है। उस पर सबसे पहले और सबसे बड़ा हक उन्हीं का है। ये बात कानून नहीं, मेरा दिल तय करता है, और मैं अपना दिल बेच नहीं सकती। अगर आप सब इसे मेरी संपत्ति समझते हैं तो ये सोच लीजिए, मैं अपनी संपत्ति नहीं, अपने संस्कार बचा रही हूँ। साक्षी के ये सब तीर की तरह लगे सुमित्रा देवी को, लेकिन उन्होंने चुपचाप अंदर कुछ ठान लिया। ठीक है बहू, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम जो सही समझो वो करो, पर ध्यान रखना, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो तूफान से पहले की नजाकत जैसा लग रही थी। और यहीं से शुरू होती है अगली चाल, एक ऐसी योजना जिसमें साक्षी को मानसिक रूप से तोड़ना, उसकी छवि को कलंकित करना और धीरे धीरे उसकी जमीन को कानूनी जाल में फंसाना शामिल था। उसी रात जब सब सो रहे थे, सुमित्रा देवी और विक्रम के बीच बातचीत हुई। उनके हाथ में साक्षी की शादी के दस्तावेज, कुछ पुराने कागजात और देवर के एक वकील दोस्त का फोन नंबर था। माँ, अगर साक्षी मैके वालों को जमीन बेचने देगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर साक्षी हम लोगों के साथ मिलकर ये साबित कर दे कि शादी के बाद जो भी संपत्ति उसके नाम है वो इस घर की मानी जाती है, तो हाँ बेटा, फिर हम उस जमीन को वैवाहिक संयुक्त संपत्ति साबित करवा सकते हैं और उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। और अगर वो मैके में साइन करने चली गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें साक्षी को अपने साथ करना ही होगा। एक प्रॉपर्टी के लिए अब प्यार, विश्वास और रिश्ता सब कुछ एक केस फाइल में तब्दील हो चुका था। घर के आंगन में तुलसी के चौरे पर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और साक्षी की आंखों से भी बरसते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू थे किसी अंदरूनी युद्ध के, किसी चरमराते आत्मसम्मान के और रिश्तों की पीड़ा के। पिछले 3 दिनों से घर का हर कोना जैसे एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका था। चाय की प्याली में कड़वाहट थी, खाने में ताने और रिश्तों में खामोशी। किसी ने साक्षी से सीधा झगड़ा नहीं किया, लेकिन हर संवाद, हर दृष्टि, हर चुप्पी एक घाव सा लग रही थी। साक्षी ने हर कोशिश की अपने पति राहुल को समझाने की, अपनी सास सुमित्रा देवी को मनाने की, मगर हर बार वही जवाब, वही व्यंग, वही तिरस्कार। शाम को राहुल घर लौटा। साक्षी ने खाना परोसा और धीरे से बात शुरू की। राहुल, क्या हम बैठकर इस जमीन के बारे में एक बार शांत होकर बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है? बात साफ है, जमीन तुम्हारे नाम है और तुम्हारे पापा उसे अपने फायदे के लिए बेच रहे हैं। फायदा नहीं, मजबूरी है राहुल। उनका सब कुछ लुट गया है। मैं अपनी जमीन उन्हें दूंगी तो क्या गलत करूंगी? राहुल की बहुएं तन गईं, मगर अब तुम सिर्फ बेटी नहीं हो, पत्नी हो, इस घर की बहू हो। तुम्हारी कोई भी चीज अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रह जाती। ये कहते हुए वो उठकर अपने कमरे में चला गया और साक्षी एक सूनी थाली के सामने बैठी रही, जैसे वो परोसी गई थाली नहीं, उसकी उम्मीदें हो जो खाली रह गईं। सुबह चाय बनाते हुए सुमित्रा देवी आ गईं रसोई में। उनके हाथ में अखबार था और आवाज सा, बहू तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, ये हम सब जानते हैं, मगर इतना समझो
दुनिया कानून से चलती है, भावना से नहीं। मम्मी जी, नहीं, लेकिन सुमित्रा देवी जी उसकी एक नहीं सुन रही थीं। वह आगे बोलती हैं, सुनो, बस हमें ये भावनात्मक ड्रामा मत सुनाओ। तुम्हारा भविष्य अब हमारे घर में है और इस घर में जो कुछ है वो सबका है, अकेला तुम्हारा नहीं है। साक्षी ने पहली बार आंखों में आंसू नहीं, आग महसूस की। अंदर कहीं कुछ टूट रहा था, पर साथ ही कुछ जुड़ भी रहा था। शायद आत्मसम्मान, शायद न्याय की पुकार। अब यह जमीन नहीं, मेरा जमीर है। रात को अकेले में बैठकर उसने अपने पापा का चिट्ठी नुमा मैसेज पढ़ा। बिटिया, जमीन तो हम बेच लेंगे, ना हो सका तो कर्ज थोड़े दिन और झेल लेंगे, मगर तुम अगर इस वजह से अपनों से अपमान सहो तो हमें दुख होगा। बेटा, तू अगर मना कर दे तो भी कोई गिला नहीं। साक्षी की आंखें छलक आईं। नहीं पापा, अब यह जमीन नहीं, मेरा जमीर है, और जब तक जमीर जिंदा है मैं आपकी मेहनत की ये निशानी किसी लालच के हाथों नहीं जाने दूंगी। साक्षी के लिए यह जमीन अब कोई दस्तावेज नहीं रही थी, यह एक परिभाषा बन चुकी थी। एक बेटी की पहचान, एक पत्नी की लड़ाई और एक बहू की परीक्षा। 3 दिन से जिस तरह उसके शब्दों को तोड़ा गया, भावनाओं को कुचला गया, वह जान चुकी थी कि अब उसे किसी की मंजूरी की नहीं, अपने निर्णय की जरूरत है। साक्षी ने उस दिन सुबह सुबह पूजा की थाली सजा दी थी। हाथों में पूजा की थाली और आंखों में उम्मीद थी कि शायद आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही राहुल अखबार लेकर आया, सुमित्रा देवी की आवाज गूंज उठी, बहू, तेरे पिताजी से बात हुई या नहीं? वो जमीन कब दे रहे हैं हमारे नाम? साक्षी ठिठक गई, उसकी सांसें रुक गईं। उसने धीमे से कहा, माँ जी, वो जमीन पापा ने मेरे नाम की थी। हाँ, सही सुना तुमने बहू, अब बहुत हो गया। वो जमीन तुम्हारे नाम है, तुम्हारे मैके वालों की नहीं। कल सुबह तुम सीधा अपने मैके जाओ और साफ साफ कहना कि जमीन के कागज हमें चाहिए। हमें अब और कोई बहाना नहीं सुनना है। सुमित्रा देवी ने कड़ाई से कहा, मानो अंतिम फैसला सुना रही हो। साक्षी रसोई के दरवाजे पर ठिठकी खड़ी थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और पीड़ा एक साथ तैर रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, वो जमीन तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे नाम इसलिए खरीदी थी ताकि मेरे भविष्य की सुरक्षा रहे। उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी। कई माता पिता ऐसे करते हैं, अपनी संतानों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी तरह मेरी हो गई और मैं अपने माता पिता से जाकर जोर जबरदस्ती करूं। सावित्री देवी ने तुनक कर कहा, अरे हमने कब सुना है ऐसा कोई नियम? जमीन अगर तुम्हारे नाम की है तो हक भी तुम्हारा ही हुआ ना, और अब जब तुम हमारी बहू हो तो वो हक इस घर का हो गया। इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? साक्षी ने अपने स्वर में थोड़ी विनम्रता के साथ दृढ़ता भी मिलाई। माँ जी, माफ कीजिए, पर जमीन चाहे मेरे नाम की हो, उसका पैसा मेरे माता पिता ने लगाया है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था। और सच कहूँ तो मेरी आत्मा ये गवाही नहीं देती कि मैं अपने माता पिता से जाकर ऐसी मांग करूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि अब वो जमीन मेरे नाम पर है। अब तक चुपचाप खड़ा राहुल गुस्से में आ गया। उसने तीखे स्वर में कहा, साक्षी, मम्मी ठीक कह रही हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम। तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी है और तुम्हारे मैके वाले उसे खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सही है? और तुम हमारी बहू होकर हमारा साथ देने की बजाय उनके हक में बोल रही हो। साक्षी ने धीरे से कहा, राहुल, तुम्हें समझना चाहिए, ये नैतिकता की बात है। सिर्फ कागज पर नाम होना ही अधिकार नहीं होता, और कोई कैसे अपने ही माता पिता से वो चीज मांग सकता है जो उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाई हो। राहुल अब झल्ला उठा। देखो, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो वो चीज मांग रहे हैं जो कानूनी तौर पर तुम्हारी है। तुम्हारे माता पिता को क्या हक है उस जमीन को बेचने का? वो पैसा अपने काम में लगाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? साफ साफ कहो उन्हें वो जमीन के कागज दे दें, नहीं तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। सुमित्रा देवी ने फिर से आग में घी डालते हुए कहा, और देखो साक्षी, हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं
तो हमें बोलने का पूरा हक है। बहू हो तो घर की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। हम कोई पराये तो नहीं है। अगर आज वो जमीन हमारे नाम हो जाए तो घर की बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। साक्षी की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, पर माँ जी, शादी के बाद कोई लड़की सिर्फ संबंध नहीं निभाती, वो अपने मूल्यों की रक्षा भी करती है। अगर मैं आज अपने ही माँ बाप के साथ अन्याय करूं, तो क्या इस घर के साथ कभी न्याय कर पाऊंगी? राहुल ने अपशक लहजे में बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुमसे नहीं होगा तो कल मैं खुद चला जाऊंगा। मुंह खोलकर बात करना तुम्हें मुश्किल लगता है तो मैं ही सब कह दूंगा। अब ये बात और नहीं बढ़ानी है, बस तय हो गया। साक्षी अब बिल्कुल चुप थी। दिल में तूफान था, आंखों में अपने माँ बाप की छवि, जिनके बलिदान और विश्वास को आज स्वार्थ के नाम पर कुचलने की कोशिश हो रही थी। लेकिन वह जानती थी उसका मौन अब कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान की चुप घोषणा थी। राहुल ने गुस्से में साक्षी का हाथ झटकते हुए कहा, बहुत हो गया साक्षी, या तो उस जमीन के कागज हमें सौंप दो या अपना सामान बांधो और निकलो इस घर से। साफ साफ कह रहा हूँ, हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा अगर तुमने जिद की। साक्षी के होंठ कांपने लगे। उसने साहस जुटाया, राहुल, क्या जमीन के लिए तुम अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दोगे? राहुल की आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस स्वार्थ की चमक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। मुझे कोई बोझ नहीं चाहिए जो अपने साथ मायके की संपत्ति लेकर ना आए। हम कौन सा मुफ्त में तुझे पाल रहे हैं? ये घर, ये खाना, ये सारे खर्च, तुझे क्या लगता है ये सब तुझे ऐसे ही मिल रहा है? सुमित्रा देवी अब पूरी तरह सामने आ गई। वह पास आकर साक्षी के चेहरे के पास अपनी उंगली लहराते हुए बोली, तेरे जैसे बददिमाग लड़कियों को ही जरा सा सम्मान देने की भूल कर लेते हैं हम लोग। सोचती है कि बेटी पैदा कर ली तो अब इस घर की मालकिन बन जाएंगी। अरे अगर आज हमने तुझे इस घर से बाहर फेंक दिया तो तेरे माँ बाप भी तुझे वापस नहीं रख पाएंगे। और रही बात तेरी बेटी की, उसकी तो जिंदगी और भी बर्बाद हो जाएगी। एक तलाकशुदा जिद्दी माँ की बेटी बनकर जिएगी। सोच ले। साक्षी की आंखें नम थी, पर अब वह डरी नहीं थी। उसके अंदर एक आग सुलगने लगी थी। राहुल ने अब चिल्लाकर कहा, 3 दिन का वक्त है साक्षी, या तो उस जमीन को मेरे नाम ट्रांसफर करवा दो या अपने लिए और अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। और हाँ, ये मत सोचना कि तलाक के बाद मैं 1 रुपया भी खर्च करूंगा उस बच्ची पर। मेरी नजरों में अब तुम सिर्फ एक स्वार्थी औरत हो जो अपने फायदे के लिए पति और ससुराल के खिलाफ खड़ी हो रही है। साक्षी ने कांपते हुए कहा, राहुल, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हारे लिए, माँ जी के लिए, इस घर के लिए खुद को भुला दिया। अगर जब बात मेरी बेटी की सुरक्षा की हो तो हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, क्योंकि एक माँ किसी के आगे नहीं झुकती। सुमित्रा देवी ने ताना मारा, जा अपने बाप से कह देना कि हमने तुझे और तेरी औलाद को निकाल दिया है। अब वो रखे तुझे अपनी जमीन पर। वैसे भी तो तेरे पापा की क्या हैसियत है, हमारी बराबरी तो वो सपने में भी नहीं कर सकते। राहुल ने झट से जोड़ दिया, अगर वापस आई तो गेट के बाहर ही रहना होगा, समझी? साक्षी अपनी बच्ची को सीने से लगाए अब घर के एक कोने में खड़ी थी, पर आज वो पहले जैसी बेबस नहीं थी। आराध्या पास आकर बोली, मम्मा, हम कहीं और चले क्या, जहाँ कोई चिल्लाए नहीं और आप रोए नहीं? साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके शब्द सख्त थे। हाँ बेटा, अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ तू एक सशक्त माँ की बेटी बनकर खड़ी होगी और किसी की भीख पर नहीं, अपने आत्मसम्मान पर जिएगी। चौथे दिन सुबह उसने साड़ी बदलकर, बाल समेटकर अपने मैके जाने की तैयारी की। राहुल ने कटाक्ष किया, फिर वही जमीन का ड्रामा। नहीं राहुल, अब ड्रामा नहीं, निर्णय है। मैं वहाँ सिर्फ दस्तखत करने नहीं जा रही, मैं वहाँ अपने रिश्तों को जिंदा करने जा रही हूँ। सुमित्रा देवी तिलमिला उठी, तो बहू, हमसे पूछे बिना तुम ये फैसला कैसे ले सकती हो? क्योंकि मम्मी जी, आप सबने पहले ही फैसला कर लिया। मैं इस घर की संपत्ति हूँ, इंसान नहीं। लेकिन मैं अब अपने मन की सुनूंगी। अगले दिन था रविवार, लेकिन साक्षी के जीवन में
जैसे सप्ताह के सारे दिन एक जैसे हो चले थे, कड़वे, उलझे और बोझिल। वो घर के मंदिर के सामने बैठी थी, आंखें मूंदे, जैसे भीतर कोई तूफान थामने की कोशिश कर रही हो। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, घंटी बजी और किसी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर हरिओम जी खड़े थे, हाथों में पुरानी चमड़े की फाइल, आंखों में थकान, चेहरे पर चिंता और होठों पर एक बेचैन विनम्रता। दरवाजा खोला सुमित्रा देवी ने और उनके चेहरे पर कोई नम्रता नहीं थी। ओह, तो अब आप खुद चले आए, बहू को भावनात्मक जाल में फंसाने, या फिर कोई और प्लाट उसके नाम करवाना है? हरिओम जी ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, क्या इतना भी अधिकार नहीं बचा? सुमित्रा देवी हंसी, लेकिन वह हंसी व्यंग से लिपटी हुई थी। अधिकार? जब जमीन बेटी के नाम की और मनमानी आपकी, तो फिर अधिकार की बात कैसे कर सकते हैं आप? शोर सुनकर राहुल भी आ गया। पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको हमसे पूछे बिना साक्षी से मिलने का हक है? हरिओम जी थिटके। ये वही राहुल था जो कभी उनके सामने नजरें नीचे रखता था, पर आज स्वर ऊंचा था और नजरें आरोप से भरी। बेटा, मैं सिर्फ एक बाप हूँ जो अपनी बेटी से मिलने आया है, ना किसी दस्तखत की जिद में, ना किसी बहस में। दस्तखत की जिद नहीं तो ये फाइल क्या है? राहुल ने उनकी फाइल की ओर इशारा किया। हरिओम जी ने फाइल खोली और धीरे से कहा, ये उस जमीन की सारी रसीदें हैं, पेमेंट की स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट और म्यूटेशन के कागज। देख लो, कहीं एक भी पैसा साक्षी का नहीं लगा। सुमित्रा देवी व्यंग से मुस्कुराई। पर नाम तो हमारी बहू का है, कानून में नाम ही हक देता है। हरिओम जी ने लंबी सांस ली। सही कहा, कानून में नाम चलता है, मगर आत्मा में नियत चलती है। मैंने वो जमीन अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, उसकी सुरक्षा के लिए। वो आज भी मेरी सुरक्षा का सहारा है। ये सब सुन साक्षी कमरे से बाहर आ गई। चेहरा शांत था पर आंखों में हलचल। पापा, आप यहाँ क्यों आए? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? हरिओम जी का चेहरा कांप गया। बेटा, भरोसा तो था, पर डर भी था कि कहीं तेरी मजबूरी तुझे चुप्पी में ना बांध दे। मैं तुझसे दस्तखत मांगने नहीं आया, तेरे आत्मसम्मान की सलामती देखने आया हूँ। साक्षी ने आगे बढ़कर अपने पिता के हाथ पकड़ लिए। आपका आत्मसम्मान मेरा सिरमौर है पापा। आप हर बार मेरी ढाल बने, अब बारी मेरी है। वो पल जैसे घर की दीवारों में गूंज उठा। सावित्री देवी और राहुल खामोश हो गए। राहुल की आंखों में असहजता थी, पर अब भी वह झुका नहीं। हरिओम जी ने राहुल की तरफ देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, साक्षी तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो मेरी बेटी भी है। तुम्हारा घर मेरा सम्मान तभी होगा जब मेरी बेटी उस घर में इज्जत से रहे। अगर ये जमीन इतना बड़ा बोझ है तो मैं इसे सरकारी अस्पताल को दान कर दूंगा, मगर लालच के नाम पर बेटी को कुर्बान नहीं करूंगा। ये कहकर हरिओम जी ने फाइल साक्षी को थमाई और बोले, ये रहा सबूत। अब जो फैसला करना है तू कर, मेरा भरोसा तुझ पर है। दीवारों से सनी एक आवाज, इंकलाब की शुरुआत। साक्षी ने वो फाइल पकड़ी और एक बार फिर सबकी आंखों में देखा। अब उसके शब्दों में कोई हिचक नहीं थी, कोई दुविधा नहीं थी। ये जमीन मेरे नाम है, लेकिन मेरी आत्मा मेरे पापा के नाम है। मैं इसे बचाऊंगी, लेकिन अपने पापा के कर चुकाने के लिए, ना कि किसी की तिजोरी भरने के लिए। और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, मगर अपने पापा का सिर झुकने नहीं दूंगी। साक्षी के आत्मविश्वास से भरे अंतिम शब्दों के बाद घर में असहज खामोशी पसरी हुई थी। किसी ने ना तो उसकी बात काटी, ना उसका समर्थन किया। बस सब स्तब्ध थे, जैसे किसी तूफान ने सबको झकझोर दिया हो। साक्षी के पापा हरिओम जी शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में कई तूफानों की थकान थी और उसके पार एक अटूट संकल्प। राहुल ने धीरे से चुप्पी तोड़ी, मगर व्यंग में लिपटे स्वर में, हमें कानून पढ़ाने मत आइए अंकल, हम भी कानून समझते हैं। नाम उसी का है, हक भी उसी का होगा। बाकी बातें भावनात्मक होंगी, कानूनी नहीं। उसकी बात में वो वही अहंकार था जो अक्सर रिश्तों को दस्तावेजों में बदल देता है।
हरिओम जी मुस्कुराए, मगर वो मुस्कान किसी व्यवस्था की नहीं बल्कि ठोस ज्ञान की थी। उन्होंने फाइल से एक कागज निकाला। भूस्वामित्व से संबंधित और टैक्स स्लिप्स के साथ संलग्न दस्तावेज, और बड़े शांत स्वर में बोले, तो चलिए कानून की ही बात करते हैं। राहुल बेटा, अगर तुम्हें कानून का इतना ही ज्ञान है तो शायद यह भी पता होगा कि अगर कोई अविवाहित बेटी के नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड की जाती है और उस संपत्ति का पूरा भुगतान उसके पिता ने किया हो, तो भले ही नाम बेटी का हो, हक तब तक पिता का ही माना जाता है जब तक बेटी स्वयं उस संपत्ति में योगदान करता ना हो। सुमित्रा देवी और राहुल दोनों जैसे ठिठक गए। हरिओम जी ने आगे कहा, जमीन मेरे पैसे से खरीदी गई थी। रजिस्ट्री उस वक्त साक्षी के नाम सिर्फ इसलिए करवाई गई थी ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, पर भुगतान दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट में सब दर्ज है कि मैंने वह जमीन खरीदी है मेरी मेहनत की कमाई से। ऐसे में भारतीय संपत्ति कानून, विशेषकर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स साफ कहते हैं कि ऐसी संपत्ति बेनामी नहीं कहलाएगी अगर वो अविवाहित संतान के नाम हो और क्रयकर्ता का उद्देश्य सुरक्षित भविष्य हो, लेकिन मालिकाना अधिकार और नियंत्रण पिता का ही रहेगा। सुमित्रा देवी की आवाज अब सख्त नहीं रही, उसमें उलझन और हिचक थी। पर नाम तो हमारी बहू का है, और जब वो हमारे घर की बहू है तो उसके नाम की संपत्ति हमारी नहीं हुई क्या? हरिओम जी ने बड़ी शालीनता से देखा और कहा, नहीं देवी जी, बहू होना कोई संपत्ति की थैली नहीं होती। बेटी भी बहू बन सकती है, लेकिन उसकी आत्मा का हिस्सा बिक नहीं सकता। राहुल ने पलटकर देखा साक्षी की ओर। उसकी आंखों में अब तक का सब्र और पिता के सम्मान की चमक थी। वो अब कोई कागजी नाम नहीं थी, वो अब अपने पिता की अस्मिता थी। साक्षी आगे बढ़ी, उसने फाइल अपने पास ली और एक बार फिर उन दस्तावेजों को पलटते हुए बोली, मैं आज इस घर में एक जिम्मेदार पत्नी बनकर रहना चाहती थी, पर पहले बेटी बनकर अपने पापा की उम्मीद बचाऊंगी। ये कागज किसी कानून का नहीं, मेरी परवरिश का सबूत है, और अगर इस घर को ये मंजूर नहीं तो मुझे जाने से ऐतराज नहीं, लेकिन बिकने से जरूर है। हरिओम जी ने जाने से पहले सिर्फ इतना कहा, तुम लोग मेरे साथ बहस कर सकते हो, मेरी संपत्ति पर सवाल उठा सकते हो, पर उस बेटी की नियत पर नहीं जिसने इस घर में रहकर तुम्हारा हर अपमान सहा और फिर भी तुम्हारी भलाई सोची। कभी कभी कानूनी किताबों में नहीं, बच्चों की आंखों में लिखा होता है, और आज साक्षी की आंखों में मैंने इंसाफ पढ़ लिया है। सन्नाटा कमरे में घुल चुका था। हरिओम जी अब भी वहीं खड़े थे, थके हुए पर अपराजित। उनके कंधे झुके जरूर थे, पर उनकी निगाहें झुकी नहीं थी। राहुल और सुमित्रा देवी अपनी जगह खामोश खड़े थे, और फिर साक्षी सामने आई, धीरे धीरे बेहद संयम के साथ, जैसे शब्द उसके भीतर से टूटकर नहीं, संकल्प से निकल रहे हों। उसके चेहरे पर अब किसी डरे हुई बहू की छवि नहीं थी, वहां एक बेटी थी, दृढ़, स्पष्ट और निर्णायक। उसने आंखों में आंसू नहीं, लेकिन आवाज में गूंजती हुई चुप्पी के खिलाफ एक ज्वालामुखी थमा रखा था। राहुल, मम्मी जी, आप दोनों ने मुझे कभी अपनी बहू की तरह नहीं, एक साधन की तरह देखा। मैंने जब पापा से बात की, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस भरोसा रखा, और आपने सवाल किए, उन पर आरोप लगाए, मानो वो कोई चोर हो। सुमित्रा देवी बीच में बोल उठी, स्वर में तमतमाता हुआ क्रोध था। बहू, तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जा रही हो, क्या यही सिखाया तुम्हारे मैके में? साक्षी ने कुछ पल अपनी सांस रोकी, फिर बहुत ठहर कर कहा, अगर इंसानियत के खिलाफ मर्जी हो तो मैं हर बार उसके खिलाफ जाऊंगी। अगर आपके नियम किसी बेटी को उसके पिता की मदद से रोकते हैं तो मैं वो नियम तोड़ूंगी, क्योंकि मैं बहू होने से पहले एक बेटी हूँ, और उस आदमी की बेटी जिसने कभी मुझे एक बोझ नहीं समझा। साक्षी ने मेज पर रखे कागजों को उठाया। राहुल ने फिर एक बार खामोश प्रतिरोध की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब वो दृढ़ता नहीं थी, शायद शर्म की एक हल्की रेखा थी, या असमंजस का कोई धुंधला बादल। साक्षी ने पेन उठाया, उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। हरिओम जी की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वो नमी अब दर्द की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी राहत की जो बरसों बाद मिली हो,
साक्षी ने दस्तखत किए। एक ही झटके में कागज पर नाम के साथ उसके आत्मसम्मान की मोहर भी लगी। हरिओम जी ने एक कदम बढ़ाया और अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। तो आज मेरी साक्षी ही नहीं, मेरी ताकत बन गई है बेटा। आज तूने वो कर दिखाया जो कई बेटे नहीं कर पाए। साक्षी ने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, आपने मेरी पढ़ाई पर, मेरे सपनों पर और मेरे आत्मसम्मान पर कभी सवाल नहीं उठाया। मैं आपके संघर्ष पर कैसे उठने देती। सुमित्रा देवी अब कुछ नहीं बोली। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, ना ही कोई चालाकी। वो अब तक बहू को बोझ समझती थी, मगर आज उन्होंने बेटी के रूप में एक ऐसी शक्ति देखी जो झुकती नहीं। राहुल अब चुप था, उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे उसे अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा हो। हरिओम जी जाने लगे तो साक्षी ने दरवाजे तक पहुंचकर कहा, पापा, अब ये दरवाजा कभी आपके लिए बंद नहीं होगा। चाहे घर वालों की सोच बंद हो जाए, पर बेटी का दिल नहीं। हरिओम जी ने आंखों में चमक के साथ सिर हिलाया। साक्षी ने उस दिन सिर्फ दस्तखत नहीं किए थे, उसने अपने अस्तित्व पर लगे हर सवाल का जवाब दिया था और साबित कर दिया था कि बेटी होना कोई रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी भी होती है। साक्षी ने जिस दिन वह दस्तखत किए थे, उस दिन से जैसे घर में एक ठंडा सन्नाटा बस गया था। दीवारें पहले भी गूंगी थी, मगर अब उनमें एक ऐसी खामोशी थी जो रिश्तों को खा जाने वाली थी। सुमित्रा देवी का व्यवहार अब बदल गया था, पर और भी ज्यादा कठोरता की ओर। वो पहले ताने देती थी, अब उन्होंने मौन का सहारा ले लिया था, पर वो मौन भी बोलता था। हर बार जब साक्षी नजरों के सामने आती, सास का चेहरा ऐसे मुड़ता जैसे वह अब पराई हो गई हो। राहुल का स्वभाव भी शांत नहीं था, वो अब सीधे साक्षी से बात करने से कतराता। अगर बात होती भी तो बस एक आध शब्द, वो भी बिना आंखें मिलाए। एक शाम जब साक्षी ने चाय सामने रखी, राहुल ने बस कप उठाया और बिना एक भी शब्द बोले बाहर निकल गया। साक्षी को ये चोट उस दस्तखत से कहीं बड़ी लगी थी। वो जानती थी कि उसकी चुप्पी अब सिर्फ अपमान नहीं, एक सजा बन गई है। पति की बेरुखी, सास की चुप्पी और घर के माहौल की जड़ता, ये सब उसके रोज के साथी थे। एक दिन रसोई में बर्तन रखते हुए साक्षी ने पूछा, मम्मी जी, आप चाय लेंगी? सुमित्रा देवी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अब तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं बहू। जो अपने बाप की सुनती है, वो अपनी सास से क्या सीखेगी। साक्षी कुछ नहीं बोली। उसने बर्तन धीरे से सिंक में रखे और वहीं खड़ी रही। अंदर कहीं कुछ फूटा, मगर बाहर कुछ नहीं आया। उन्हीं दिनों राहुल ने चुपचाप एक वकील से बात की। वकील ने पूरे कागजात देखकर दो टूक जवाब दिया, आपकी पत्नी के नाम पर जमीन जरूर है, लेकिन अगर आपके ससुर ने भुगतान किया है तो लीगल ओनरशिप उन्हीं की मानी जाएगी। अगर वो उस जमीन को बेचना चाहते हैं तो उन्हें आपकी पत्नी की अनुमति की जरूरत सिर्फ नाम के कारण है। असली मालिकाना हक उन्हीं का है। राहुल चुप था। वो जानता था साक्षी ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसके अंदर कुछ उसे माफ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई थी। क्यों? क्योंकि एक बीवी ने उसकी इजाजत के बिना फैसला लिया था। साक्षी जानती थी कि राहुल अब उससे नाराज नहीं, बल्कि गर्व और ईगो के बीच फंसा एक नाकाम पति बन गया है। वो उसे दोष नहीं देती थी, पर उसे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। रिश्तों में अब संवाद नहीं, बस व्यवस्थाएं थी। वो खाना बनाती, कपड़े संभालती, घर का हर काम करती, पर अब उसमें वो सजीव ऊर्जा नहीं थी जो पहले उसके व्यवहार में दिखती थी। अब साक्षी के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वो हर रिश्ते को फिर से तौल रही हो। रात के खाने के बाद जब राहुल बाहर बालकनी में बैठा था, साक्षी चुपचाप उसके पास गई और कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। राहुल ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मैंने सोचा था हम एक साथ फैसला लेंगे, मगर तुमने अकेले कर लिया। साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जिम्मेदारियां साथ नहीं चलती, अकेले निभानी पड़ती है। मैंने अपने पापा के लिए वो किया जो एक बेटा भी शायद नहीं करता, और अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सके तो मुझे अकेले खड़ा होना ही पड़ा। माफ करना राहुल, मगर मुझे पछतावा नहीं है।
राहुल कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी अब उसकी हार बन गई थी। साक्षी अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो हर सुबह उठकर सबसे पहले आईने में खुद को देखती और मुस्कुरा देती। अब उसे ससुराल की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी आत्मा की शांति चाहिए थी और वो उसे मिल रही थी। वो अब खुद के लिए जीना सीख रही थी। रिश्ते अगर आत्मसम्मान को मारकर निभाने हो तो वो रिश्ते नहीं, गुलामी है। मैंने रिश्ते नहीं तोड़े, मैंने बस खुद से एक नाता जोड़ लिया और शायद वही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। शादी के 4 साल होने के बाद भी साक्षी के जीवन में तूफानों का दौर खत्म नहीं हो रहा था। अभी कुछ महीने पहले जमीन को लेकर सुमित्रा देवी और राहुल द्वारा उस पर दबाव डाला गया था। मानसिक यातनाएं दी गई थीं। साक्षी अपने पिता की दी हुई जमीन को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं थी, लेकिन इस पर घर में बवाल मच गया था। समय के साथ जैसे जैसे बात थोड़ी थम गई थी, पर जहर अब भी रिश्तों की नसों में बह रहा था। उसी दौरान अचानक एक दिन सुमित्रा देवी की बेटी रीना मैके आ धमकी। रीना की शादी को भी 7 साल हो चुके थे और वह अपने ससुराल में ही रहती थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जो भाव थे वो किसी सामान्य पारिवारिक भेंट के नहीं थे। वह तमतमाई हुई सीधे अपने भाई राहुल और माँ सुमित्रा देवी के सामने जाकर खड़ी हो गई। भाई, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। आखिर ये मेरा भी मैका है और इस घर की प्रॉपर्टी पर मेरा भी तो हक है ना। राहुल हक्का बक्का रह गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसकी बहन इस तरह मैके की संपत्ति पर दावा करने आ जाएगी। सुमित्रा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बोली, ये क्या बोल रही है रीना? तुझे क्या हो गया है? बेटियां तो विदा होकर अपने घर चली जाती हैं, फिर मैके की संपत्ति पर कैसा हक? रीना बैंक से हंस पड़ी। अरे वाह मम्मी, जब आप पापी की प्रॉपर्टी पर आंखें गड़ाए बैठी थी तब आपको ये बात याद नहीं आई? तब तो आपको बेटी का हक बहुत सही लगता था जब बहू की संपत्ति को अपनी बता रही थी। राहुल ने कड़क कर कहा, रीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये घर तुम्हारा है, मैका है तुम्हारा, लेकिन ऐसे हक जताने से क्या रिश्ते बचेंगे? रीना अब और गुस्से में आ गई। भाई, रिश्ता तब नहीं टूटे जब बेटी हक मांगे। रिश्ते तब टूटते हैं जब न्याय को अन्याय में बदला जाता है। जब आप और मम्मी भाभी पर जमीन लाने का दबाव डाल रहे थे तो क्या आपने रिश्तों का ख्याल रखा था? आज मैं सिर्फ वही मांग रही हूँ जो मेरा कानूनी अधिकार है। सुमित्रा देवी ने टपटते हुए कहा, तू ये सब बातें अपने ससुराल में जाकर कर। यहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर बेटियों का क्या हक होता है? मायके की जमीन पर ये सब तूने किससे सुन लिया? मम्मी जी, अब जमाना बदल गया है। बेटियों को भी उतना ही हक है जितना बेटों को। संविधान और कानून दोनों ने बेटी और बेटे को बराबर माना है। मैंने वकील से बात की है और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। राहुल ने चिंतित होकर कहा, रीना, ये तो नादानी होगी। कोर्ट कचहरी में जाने से घर की इज्जत जाती है। तो आप लोगों ने जब भाभी को धमकाया था तब क्या घर की इज्जत नहीं गई थी? जब आपने बहू को कहा था कि अगर जमीन नहीं दी तो घर से निकाल देंगे, तब आप कौन सी मर्यादा निभा रहे थे भाई? आज जब बेटी खुद हक मांग रही है तो मर्यादा की बातें याद आ रही हैं। रीना का तेवर सख्त था। वह एक एक बात पर सुमित्रा देवी और राहुल को आईना दिखा रही थी। जब वो अपनी बातें खत्म कर चुकी तो आंखों में एक कटु दृढ़ता के साथ बोले, अगर आपने हंसी खुशी हिस्सा नहीं दिया तो मैं कोर्ट जाऊंगी और वहां से आदेश लाकर रहूंगी। यह कहकर रीना अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसके शब्दों की गूंज पूरे घर में छाई रही। सुमित्रा देवी रात भर सो नहीं पाई। उन्हें एहसास हो रहा था कि जो कुछ उन्होंने साक्षी के साथ किया वही अब उनके सिर पर आ पड़ा है। अगले कुछ हफ्तों में कोर्ट से नोटिस आया। रीना ने केस दर्ज कर दिया था। राहुल और सुमित्रा देवी कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट का रुख साफ था। बेटी की संपत्ति में बारिश होती है। 6 महीने तक केस चला। हर तारीख पर जाते वक्त सुमित्रा देवी और राहुल की नजरें झुकी रहती थीं। समाज में भी बातें होने लगी।
जिस घर की बहू को संपत्ति देने से रोका गया, आज उसी घर की बेटी कोर्ट में हिस्सा मांग रही है। अंततः कोर्ट ने फैसला रीना के पक्ष में सुनाया। रीना को संपत्ति का उसका वैधानिक हिस्सा मिल गया। इस घटना के बाद राहुल की आंखें खुल गईं। वह देर तक अकेली बैठा रहा, याद करता रहा वो पल जब उसने साक्षी से कहा था, अगर जमीन नहीं दी तो इस घर से निकाल देंगे। सुमित्रा देवी का दिल भी अब पछतावे से भरा था। उन्होंने साक्षी के सामने आकर धीरे से कहा, बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। जब तुमने अपने हक की नहीं न्याय की बात की थी, तब हमें समझना चाहिए था, लेकिन हम अंधे हो गए थे लालच में। आज अपनी ही बेटी से ठोकर खाई है, तब जाकर सच दिखा है। साक्षी की आंखें नम थीं। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सिर्फ यही चाहा था कि आप मुझे एक इंसान समझें, बेटी बहू का फर्क नहीं। राहुल ने साक्षी का हाथ थामकर कहा, साक्षी, माफ करना, मैं तुम्हें कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब आगे से तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत होगा। वो दिन था जब साक्षी के आंसू पहली बार किसी के पश्चाताप से जुड़े थे। वो आंसू दर्द के नहीं, स्वीकार की उम्मीद से भरे थे। अतीत की बातें सोचकर राहुल जी यह सब सोचते सोचते रो पड़े। उनकी आंखों में पछतावा था। तभी साक्षी कमरे में आई, हाथ में पानी का गिलास और दवाइयां दिए। उसने चुपचाप दवाइयां राहुल जी की ओर बढ़ाईं, लेकिन राहुल जी ने दवाइयां लेने के बजाय अपने कांपते हाथ जोड़ लिए और बोले, साक्षी, मुझे माफ कर दो। साक्षी ने उनकी ओर एक ठंडी नजर डाली और बोली, दवाइयों का समय हो गया है। राहुल जी ने फिर कहा, तेरी खामोशी मेरे लिए नासूर बन गई है, मुझे माफ कर दे। साक्षी ने तंज भरे लहजे में कहा, माफी क्यों? इस घर में गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी जाती, बिना गलती के मंगवाई जाती है। राहुल जी ने जोर देकर कहा, मैं तेरा पति हूँ, माफी का हकदार हूँ। साक्षी ने जवाब दिया, पत्नी का क्या, वो तो और मिल जाएगी, माफी मांगकर मुंह क्यों खराब करते हो? यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गईं। राहुल जी के पास अब सिर्फ पछतावा और आंसुओं का सैलाब बचा था। दोस्तों, जीवन में रिश्तों की कीमत को समझें और समय रहते अपनों का साथ दें। गलतियों को स्वीकार कर माफी मांगने और माफ करने की हिम्मत रखें, क्योंकि खामोशी और पछतावा रिश्तों की गर्माहट को हमेशा के लिए छीन सकता है। सच्चाई और सम्मान ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।